हम्म चलो स्टार्ट कर रही हूँ। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा यहाँ तक हो गई थी। पढ़ाई यहाँ तक हुई थी कि इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद, अवसाद का अर्थ मैंने बताया था उदासी, को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। एवरेस्ट अभियान में खतरे तो आते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये अभियान कोई छोटा मोटा अभियान नहीं होता है। एवरेस्ट जैसे ऊंचाई पर, एवरेस्ट जैसे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचना ये कोई छोटी सी बात नहीं होती है। तो आगे मैं शुरू कर रही हूँ। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्व शब्द किस शब्द से बना है, कोई मुझे बता सकता है? नेतृत्व शब्द किस शब्द से बना है, बताओ, कोई बता सकता है? नो, नेता से बना है नेतृत्व। नेता, अगुआ, लीडर। ओके, जो लीड करता है उसको लीडर कहते हैं। नेता शब्द से बना है नेतृत्व, यानी सबसे अग्रिम दल का जो नेतृत्व कर रहा था, जो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, जो कमांड कर रहे थे, वो कौन थे? उपनेता प्रेमचंद। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। यानी सबसे बड़ी बाधा कहाँ थी? खुम्बू हिमपात। और वहां कौन सी बाधा थी उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक मिनट, कैंप एक जो 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। जायजा शब्द का अर्थ कोई बता सकता है क्या होगा? जायजा, बता, जायजा, हाँ, निरीक्षण या उसकी जानकारी। ठीक है। तो जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। लेखक उपनेता प्रेमचंद बता रहे थे कि, और वो 26 मार्च को पेरिस चले आए थे, उन्होंने दल के सभी लोगों को बताया कि हमारी सबसे बड़ी बाधा कहाँ है? खुम्बू हिमपात। उन्होंने ये बताया कि उनके दल के कैंप एक जो 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। रास्ते में क्या क्या रहता था बताइए, कि कौन सी चीजें थी जिसको साफ किया गया था? मान लीजिए पहाड़ पर आप जा रहे हैं, ऊंची पर्वत शिखर पे। खुम्बू हिमपात है, लेकिन रास्ते में कौन सी सफाई करनी पड़ती है, किन चीजों की सफाई करनी पड़ती है, वो मैं पूछ रही हूँ। रास्ता जो बनाया जाता है पहाड़ के ऊपरी शिखर पर पहुंचने के लिए, तो रास्ते में बर्फ को से रास्ता साफ किया जाता है। चारों तरफ बर्फ बिखरे रहते हैं, पहाड़ पर तो बर्फ ही न रहते हैं, तो बर्फ को काट काट कर साफ किया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, ताकि जो बाकी पीछे के पर्वतारोही हैं वो आराम से चढ़ सके। तो उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर, यानी जिन रास्तों की सफाई कर दी गई थी उनको झंडियों से चिन्हित, रंग बिरंगे झंडियां लगाकर, मतलब एक मार्क्स लगा दिया गया था वहां पर, लैंड मार्क जिसको कहते हैं, कि इसी रास्ते से होकर हम लोगों को जाना है। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। तो वहां तक का रास्ता साफ किया गया था, झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया था और सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया था। यानी उन लोगों ने यह जायजा ले लिया था कि खुम्बू हिमपात में जाने के समय, है ना, कि कौन कौन सी कठिनाइयां मार्ग में आएंगी, उन सब के बारे में जानकारी ले ली गई थी। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। ग्लेशियर किसको कहते हैं? बर्फ की नदी को। ठीक है। और अभी भी बर्फ लगातार गिर ही रहा है।
हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। और उपनेता प्रेमचंद बता रहे थे कि अभी भी जो मौसम है वहाँ का वो अनियमित है और अचानक मौसम बदल जा रहा है। तो इसके कारण जो रास्ता हम लोगों ने साफ किया है बर्फ से, बर्फ को हटाया है ताकि हम लोग आसानी से जा सके, सभी हमारे जो सदस्य हैं दल के, लेकिन हमें लग रहा है कि वो सब काम व्यर्थ हो जाएगा और फिर दोबारा हमें उस काम को करना पड़ेगा। बेस कैंप यानी जो जहाँ पे सारे पर्वतारोही आकर रुकेंगे उस जगह को कहते हैं बेस कैंप। तो बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। अब जैसे वो लोग बेस कैंप में पहुंचे उससे पहले एक और मृत्यु की खबर मिली, है ना। सबसे याद रखिएगा 16 शेरपा कुली थे, उसमें एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। अभी बेस कैंप में लोग पहुंचे नहीं तब तक एक और की खबर मिल गई कि एक और की मृत्यु हो गई। तो वो मृत्यु किसकी हुई थी? रसोई सहायक की, क्योंकि जलवायु बिल्कुल वहां अनुकूल नहीं था। अनुकूल का विलोम क्या होगा, कोई बताइए? अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? बोलो जल्दी बोलो, नहीं आता है तो भी बोलो। अनुकूल शब्द का विलोम, यस वेरी गुड, अनुकूल शब्द का विलोम प्रतिकूल होता है। मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था ना कि इस चैप्टर से खोज खोज कर बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे, विलोम और पर्यायवाची मिलेंगे ना। अभी 9th में भी उसी तरह से आया था। तो आप लोगों को बहुत सारे शब्द हैं जिनका आपको विलोम और पर्यायवाची ढूंढना है और लिखना है। आशाजनक का क्या होगा विलोम, बताइए? हाँ, निराशाजनक, यस गुड। ठीक है, चले पहले मैं चैप्टर को कंप्लीट करती हूँ, फिर बहुत सारे शब्द हैं जिसको आपको मैं बता भी दूंगी कि लिखना है इस सारे शब्दों को। तो लेखक कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, यानी जितने भी दल में सदस्य थे वो सारे थोड़े दुखी हो गए थे कि अचानक लोगों की मृत्यु होने लगी थी और उन्हें लग रहा था कि स्थिति हमारी जो है वो आशाजनक नहीं है। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। या मैंने से किस क्या तात्पर्य है? मैंने शब्द किसके लिए आया है? यस, बचेंद्री, लेखिका बचेंद्री पाल के लिए। एवरेस्ट शिखर को लेखिका ने कहा कि मैंने 2 बार देखा था लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई। भौचक्की यानी आश्चर्यचकित। और एवरेस्ट, लोहत्से और नुत्से, ये सब अंडरलाइन करते चलिए, ये सारे नाम हैं एवरेस्ट के। लोहत्से और नुत्से ये उसकी श्रेणियां हैं। ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। यानी हिमपात किसे कहते हैं? बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना हिमपात कहलाता है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थीं। अब लेखिका कह रही हैं कि ग्लेशियर के बहने से क्या होता है कि अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिसके कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो गिर जाती हैं और अचानक जो भी पर्वतारोही चल रहा है उसके सामने बड़ी भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। मान लीजिए आप चल रहे हैं, देखने से नीचे लग रहा है कि पूरा ये बर्फ यहाँ पर बिछा हुआ है, लेकिन अचानक क्या होता है कि बर्फ पिघलने लगे और या तो उसमें दरार पड़ने लगे, और दरार पड़ने के कारण क्या होता है कि चलते चलते अचानक लगेगा कि बर्फ 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया, बट गया। तो ये सोच कर ही लेखिका करें कि ख्याल मात्र ही बहुत डरावना था। और इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान, संपूर्ण प्रवास का मतलब है जितने दिनों तक ये पर्वत शिखर पर पहुंच नहीं जाते हैं उस समय तक हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। लेखिका कह रही हैं कि जब तक हम लोग एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच नहीं जाते हैं तब तक 1 दर्जन आरोही, आरोही यानी पर्वतारोही, जो पर्वत पर चढ़ने वाले थे, जो शिखर पर चढ़ने वाले थे, और कुली यानी कुली भी तो साथ में थे जो सामान ढोने का काम कर रहे थे। तो प्रतिदिन हम लोगों को इन बर्फबारी का
ये बर्फ का और ये भयानक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। दूसरे दिन आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। अब लेखिका कह रही हैं कि दूसरे दिन हम लोग क्या किए, अपने बहुत सारे सामान को ढोकर कहाँ तक ले गए, हिमपात के आधे रास्ते तक। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, एक उनकी एक जितने सदस्य थे पर्वतारोही, उसमें एक थी डॉक्टर मीनू मेहता। उन्होंने इन लोगों को बताया कि कैसे एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाया जाता है, क्योंकि जब कोई भी पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता है उस समय पुल तो अचानक बनाना पड़ता है, पहले से कोई पुल बना कर नहीं रहता है, तो वो एल्युमिनियम की सीढ़ियों से बनाया जाता है। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, यानी बड़े बड़े लट्ठे और रस्सियों का उपयोग कैसे करना है, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, यानी बर्फ जो है वो उसकी दीवार जो है वो समतल नहीं होती, आड़ी तिरछी होती है, उस पर कैसे रस्सियों को बांधा जाए। और हमारे अग्रिम अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी, यानी और आगे किस किस चीज की कठिनाई होने वाली है और कैसे उसका सामना करना है, इस बात की जानकारी किसने दी, सभी सदस्यों को। बताइए, दल के सभी सदस्य। हाँ, 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 डॉक्टर मीनू मेहता ने इन सभी चीजों की जानकारी दी। अच्छा ये बताइए, तो डॉक्टर मीनू मेहता को कैसे अनुभव था, वो कैसे जानती थी सारी बातें? बताइए, कोई बता सकता है अपने दिमाग से? बताइए कि डॉक्टर मीनू मेहता को कैसे जानकारी थी इन सारी चीजों की? बोलो, जल्दी बोलो। हम्म, क्या डॉक्टर मीनू मेहता को कैसे जानकारी थी इन सभी चीजों की? कोई कॉमन सेंस से बताओ, ये कहीं किताब में नहीं दिया हुआ है, जस्ट एक कॉमन सेंस की क्वेश्चन है इस चैप्टर के आधार पर। डॉक्टर मीनू मेहता को कैसे अंदाजा था कि ये सब ऐसे किया जाता है, एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग? हाँ, हाँ, बिल्कुल। नहीं, डॉक्टर मीनू मेहता, दूसरों के अनुभवों को हम आधार बनाकर उस काम को कर सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक वही व्यक्ति बता सकता है जो पहले कभी चढ़ाई कर चुका हो। तो डॉक्टर मीनू मेहता पर्वत शिखर पर पहुंच चुकी थी और इसीलिए वो अपने अनुभव को इन सभी सदस्यों के साथ बांट रही थी और बता रही थी। आई बात समझ में? तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। और तीसरा दिन इन लोगों को हिमपात से कैंप एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित किया गया था। ये नाम सारे अंडरलाइन करती कीजिए, रीता गोम्बू तथा मैं। अब लेखिका के साथ कौन चढ़ रही थी? रीता गोम्बू और मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे, यानी जो जहां चढ़ रहा था, जिसके साथ एक दो लोग एक साथ ग्रुप बना के चढ़ रहे थे और बेस कैंप पर सब जानकारी दे रहे थे कि अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं, रास्ते में कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ा। ठीक है। कर्नल खुल्लर, अंडरलाइन कीजिए, सब नाम है। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाले केवल हम दो ही महिलाएं थी। यानी कैंप एक पर कौन पहुंचा था? रीता गुम्बू और बचेंद्री पाल। ओके। कैंप एक पर पहुंचने वाली यही दो महिलाएं थी। अंग दोरजी, ये सब अंडरलाइन कीजिए, नाम है जो अंग दोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ये लोग सब धीरे धीरे कैंप लगा रहे थे, क्योंकि कैंप लगाएंगे तभी ना धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो जो भी सदस्य हैं अब वहाँ अभियान दल के, वो सब उसी तरह से धीरे धीरे, कोई एक पर पहुंच गया, कोई दो पर पहुंच गया, कोई तीन पर, इस तरह से ये सारे लोग जो थे वो धीरे धीरे आगे की ओर कैंप लगाते हुए जा रहे थे। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग, अंडरलाइन करेंगे, अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी, यानी तेनजिंग की बेटी का नाम था डेकी, के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। यानी जब ये लोग बेस कैंप में थे तो सभी दल के सदस्यों से मिलने के लिए कौन आए थे? तेनजिंग। ठीक है। और तेनजिंग आए थे और अपनी बेटी
किसके साथ? डेकी के साथ। तो सभी लोग अपना अपना परिचय दे रहे थे, तो लेखिका ने भी अपना परिचय यह कह कर दिया कि एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। यानी एवरेस्ट पर जाना अलग बात है, लेकिन एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाना अलग बात है। उन्होंने यह भी कहा, फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। क्यों उन्होंने कहा बचेंद्री पाल को कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो? किसी और को क्यों नहीं कहा उन्होंने? इसी को क्यों कहा बचेंद्री पाल को? कोई बता सकता है? बताइए। तेनजिंग ने लेखिका बचेंद्री पाल को क्यों कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए? बताओ। नहीं बेटा, जिस समय तेनजिंग ने कहा उस समय तक तो चढ़ी ही नहीं थी। उस समय तो सारे सदस्यों के साथ वो भी सदस्य के दल में एक सदस्य थी, अभियान दल की एक सदस्या थी। तेनजिंग ने इसलिए कहा, हाँ, ये भी कारण है, और सबसे मुख्य कारण उन्होंने कहा कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, इसका कारण है कि उनका परिवार 6 महीने पर्वत पर रहता था और 6 महीने समतल पर। जब पहाड़ पर स्थिति खराब हो जाती थी, जब वहां बर्फबारी होने लगती थी, तो ये लोग पहाड़ पर से उतरकर कहाँ आ जाते थे? नीचे समतल मैदान में। और फिर जब ठीक होता था मौसम, तब फिर ये लोग ऊपर जाते थे। और इतने दिन लेखिका को चढ़ाई करके 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर उनको चढ़ाई चढ़ना पड़ता था, चढ़कर तब वो स्कूल जाती थी। तो इसलिए उनको पहले से अभ्यास था पहाड़ पर चढ़ने का और उतरने का। इसके आगे में पढ़ाया था ना हमने, भूल गए तुम लोग? हाँ, लेखिका के बचपन के बारे में था ना, कि लेखिका क्या करती थी? अक्सर उन्हें यहाँ पर उनके परिचय में यहाँ पर दिया है ना, बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। ये तुम लोगों को इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ाया जाता है? इसीलिए ना, चूंकि उनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। समझ में आया? यहाँ इंट्रोडक्शन में है ना, है या नहीं? मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था आप लोगों को। हम्म। तो इसीलिए वो पक्की पर्वतीय लड़की लगती थी, और इसीलिए लेखक को पता था कि इनका किस तरह से ये अपना जीवन बिताती थी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहुत से, अंडरलाइन करेंगे लोहुत से, की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। उनका नाम यहाँ पर देखिए, लोपसांग, तसारिंग, ये सब नाम अंडरलाइन करेंगे। मेरे तंबू में थे एंडी शेरपा तथा 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी और रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त सख्त यानी कठोर चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। अचानक लेखिका कह रही हैं कि 15-16 मई को 1984 को लोहोत्सव की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर एक रंगीन नायलन के तंबू में लेखिका कहाँ पहुंच चुकी थी? कैंप 3। कैंप 3 में लेखिका पहुंच चुकी थी। कैंप में पहले से 10 और व्यक्ति थे, लेकिन लेखिका के साथ कौन कौन थे? लोपसांग तसारिंग इनके तंबू में थे, और एंडी शेरपा और अन्य 8 शरीर से मजबूत और लोग दूसरे तंबू में थे। रात के 12:30 बजे लगभग अचानक लेखिका को लगा कि कोई बहुत सख्त कठोर चीज उनके सिर से टकराई है और उनकी नींद खुल गई, और उसके साथ ही बहुत जोरदार धमाका हुआ। और तब उनको पता चला, जब आंख उनकी खुली,
कि क्या चीज है, तो एक ठंडी कोई भारी चीज उनके शरीर पर से उन्हें कुचलते हुए चल रही थी। क्या थी वो चीज बच्चों, बता सकते हो? हाँ हाँ, बर्फ का पिंड। क्योंकि अचानक कहीं कहीं से बर्फ टूट जाता था और टूट कर कहीं भी किसी के शरीर पर, या कोई नीचे कैंप लगा कर यदि सो रहा है तो उसके शरीर पर गिर सकता है और कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो जाती थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। मैंने जैसे वो नीचे गिरा, एक लगा कि बहुत पहाड़ का पुंज बन गया है। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। यानी काफी ऊंचाई से ये गिरा था और नीचे जो कैंप था उस कैंप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। नहीं तो इतना भारी बर्फ अगर काफी ऊंचाई से गिरे तो उसे के नीचे आदमी दबकर उसकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन चोट लगी थी, किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। अब नेक्स्ट स्टेंजा में लोपसांग अंडरलाइन करेंगे। अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। यानी लेखिका पूरी तरह से बर्फ के अंदर में दब चुकी थी, लेकिन लोपसांग क्या किया, अपनी स्विस छुरी की मदद से जल्दी जल्दी बर्फ को काटे और तुरंत साफ करके लेखिका को उससे खींचकर बाहर निकाल लिए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। ये नेता कर्नल खुल्लर बोले कि इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य कैसे किया गया? खुद का बनाया हुआ स्ट्रेचर, मैंने कम सामान लेकर बांस बल्ले से रस्सी से बनाकर एक स्ट्रेचर बनाए थे और उसी स्ट्रेचर पर उस सुरक्षा दल के एक सदस्य को लाया गया। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। कर्नल खुल्लर को लगा कि शायद पहली बार ये आई है और ये सारी चीजों को देखकर, इस घटना को देखकर कहीं भयभीत हो गई हो, तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम वापस जाना चाहोगी? लेखिका ने कहा कि नहीं। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन के अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की, जय और मीनू, ये नाम है की, क दीर्घिकार की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे जैसे ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने पीठ पर ऑक्सीजन का मास्क ये लेकर सिलेंडर चढ़ते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है ऑक्सीजन लेकर इसलिए चढ़ते हैं कि तेजी से चढ़ सकें ऊंचाई पर, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना ऑक्सीजन के यदि चढ़ेंगे तो और उनकी गति धीमी रहेगी। तो इसी तरह से की, जय और मीनू जो है वो बहुत बिना ऑक्सीजन के ही चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर, नाम है ये, अंडरलाइन करेंगे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था।
थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। सोचिए, ये लोग चढ़ रहे थे और लेखिका ऊपर से गर्म चाय और थर्मस जूस से भर कर लेकर नीचे आ गई, क्योंकि उनको लगा कि अभी की, जय और मीनू बहुत पीछे हैं, हो सकता है कि उनको चाय और इसकी जूस की जरूरत हो। तो इसलिए बर्फीली हवा में भी वो नीचे आ गई थी। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? किसने कहा? बचेंद्री को किसने कहा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली? की ने कहा। हाँ, मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया, क्योंकि वो अपना किट, सामान का जो किट था, वो खुद ही लेकर चढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे तो इन्हीं सब में से बनाएंगे, ठीक है? पृथ्वी पर कौन सा जगह सबसे अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तर उसका होगा साउथ कोल, ठीक है? अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। चूंकि पहाड़ पर पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, बर्फ को ही पिघला दो तो पानी बन जाएगा, ठीक है? कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंग दोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। यानी सोचिए, अंग दोरजी बिना ऑक्सीजन के ही पर्वत के शिखर पर चढ़ाई करने के लिए तैयार था, लेकिन इसका क्या होता था, उसके कारण उसका पैर जो है एकदम ठंडा पड़ जाता था। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। यानी वो ऊंचाई पर बहुत लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसको क्या करना था कि उसी दिन उसको चढ़ना भी था साउथ कोल पर और फिर उसी दिन उसको वापस भी आ जाना था, और यदि ये नहीं करता तो उसको अपनी ये कोशिश छोड़ देनी थी। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। श्रम साध्य यानी बहुत मेहनत का काम। इसके अलावा यदि अंग दोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का जोखिम था। अब लेखिका बड़ी चिंता में थी कि ये ऑक्सीजन भी लेकर नहीं जाएगा, और अगर एक ही दिन में जाना और वापस आना, अगर उसके पैर ठंडे हो गए तो ये बहुत खतरे की बात थी। मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। लेखिका को उसके आरोहण की क्षमता, आरोहण का मतलब होता चढ़ाई, यानी उसकी चढ़ाई की क्षमता और कर्मठता के बारे में वो जानती थी, इसीलिए वो आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, यानी लेखिका के साथ अंगदोरजी के अलावा और कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं, उनका एक विशेष वस्त्र होता है जिसमें वो लोग अपने आप उसमें घुसकर और काफी सुरक्षित और गर्म महसूस करते हैं, उसको कहते हैं आरोही उपस्कर। तो लेखिका उस आरोही उपस्कर में अपने आप को काफी सुरक्षित और गर्म महसूस कर रही थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। निश्चित गति का तात्पर्य होता है न बहुत जल्दी जल्दी और न बहुत धीमी, यानी एक निश्चित गति। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। अब लेखिका कर रही हैं कि बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त थी और भुरभुरी, लग रहा था कि शीशा का चादर बिछाया गया है। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। मान लीजिए अगर बर्फ को कोई नहीं काटेगा फावड़े से
तो बर्फ कैसा रहेगा, उस पर चलने में तो कठिनाई होगी ना, क्योंकि वो चिकनाहट रहेगा। लेकिन फावड़े से उसको कर देने से, कुरेद देने से क्या होगा, थोड़ा जमीन जो है खुरदुरी हो जाएगी बर्फ, और उस पर पैर जमाने में आसानी होगी। इसीलिए बर्फ को, धरती को फावड़े से वो लोग काट रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए कि पहली बार ये लड़की चढ़ रही है और न ये थकी है और न ही ये डरी है। तो वे सुनकर बहुत उन्हें आश्चर्य भी हुआ और खुश भी हुए। उन्होंने कहा कि इस पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लहाटू, अब ये नाम भी अंडरलाइन करेंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था, और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। बीच में चलने की वजह क्या होती है कि मान लीजिए अगला व्यक्ति गिरने लगे तो बीच का व्यक्ति थाम ले, और पिछला व्यक्ति भी गिरने लगे तो बीच का व्यक्ति उसे थाम ले, इसीलिए एक व्यक्ति बीच में भी चलता है। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। यानी लाटू ने क्या ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेखिका लेकर ऊपर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। यानी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और उस ऑक्सीजन के लिए उसका रेगुलेटर पर बढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि रेगुलेटर को यदि बढ़ाएंगे नहीं तो ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिलेगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। याद रखिएगा ये डेट, 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट पर पहुंच गई। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। यानी एवरेस्ट के सबसे ऊपरी जो हिस्सा था, वो शंकु की चोटी जो थी, वो पॉइंटेड थी, नुकीली थी, उस पर एक साथ 2 व्यक्ति नहीं खड़े हो सकते थे। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। यानी सागर माथा, नेपाली से सागर माथा कौन कहते हैं? नेपाली में सबसे ऊंचे शिखर को कहा जाता है सागर माथा, यानी पर्वत का सबसे ऊपरी हिस्सा। और लेखिका वहां पर बैठ गई घुटनों के बल। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़ों में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया।